नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीजी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। आज सबसे पहले बताएंगे पीएम मोदी के मिशन आसाम के बारे में। अप्रैल की शुरुआत में चुनावी राज्यों में प्रचार प्रचंड हो चुका है, जिसका आगाज असम से हुआ है। पीएम मोदी की जीत की हुंकार आज असम में सुनाई दी, जबकि दूसरी खबर जुड़ी हुई है दूसरे चुनावी राज्यों में दिग्गजों के प्रचार से। केरल में आज राजनाथ सिंह और नितिन नवीन प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। वहां भी आज चुनावी मौसम धीरे धीरे गर्माने लगा है। जबकि तीसरी खबर आज से हो रहे बदलाव की होगी। आज से बहुत कुछ बदल गया है, लिहाजा बदलाव से आपकी जेब पर क्या असर होगा, किस किस सेक्टर में बदलाव हुआ है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हर बदलाव को बारीकी से आपको समझाएं और बताएं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हर खबर पर होगी विस्तार से बात, मगर सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार हुआ प्रचंड। पीएम मोदी ने असम के गोगामुख में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, असम में बीजेपी लगाने वाली है जीत की हैट्रिक और कांग्रेस की लगेगी हार की हैट्रिक। केरलम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी सियासी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। केरलम में राजनाथ सिंह और नितिन नवीन की जनसभा, तो कांग्रेस ने भी प्रचार में लगाया एड़ी चोटी का जोर। आज से देश में नया इनकम टैक्स कानून लागू। बैंकिंग व्यवस्था समेत पैन, फास्टैग समेत कचरा प्रबंधन पर भी बदले नियम। दो 2027 के लिए देश में आज से सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना शुरू। घर घर में पूछे जाएंगे परिवार, वाहन, रसोई और अन्य सुविधाओं से जुड़े 33 सवाल। मार्च 2026 में भारत का जीएसटी संग्रह 8.8% बढ़कर 2 लाख करोड़ के पार पहुंचा। जारी आंकड़ों के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू बिक्री और आयात से कर संग्रह बढ़ने के कारण हुई। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के धेमाजी जिले के गोगामुख में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। रैली में स्थानीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पीएम ने केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, असम में हुए विकास कार्यों का खाका रखा। उन्होंने बताया कि कैसे डबल इंजन सरकार ने बीते 10 साल में असम का विकास किया है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि कांग्रेस की एक बार फिर पराजय तय है। इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है। आप मुझे बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और जोर से बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। असम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। असम की 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री ने वादा दोहराया कि हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बनने वाली सरकार यूसीसी और 6th शेड्यूल को जरूर लागू करेगी। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज 6th शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। और आप जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के समय लाए गए कम्युनल वायलेंस बिल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये बिल सांप्रदायिक था और भाजपा ने इसे कानून नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब असम में उसी तरह का कानून बनाने की कोशिश कर रही है। 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक कम्युनल वायलेंस कानून बनाने का प्रयास किया था। इसका मकसद था अपने पक्के वोट बैंक का तुष्टीकरण। इस बिल में बहुसंख्यकों को दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया था। बहुसंख्यक लोग गुनहगार माने गए थे और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए पीड़ित माना गया था। ये बिल अपने आप में सांप्रदायिक था, इसलिए बीजेपी एनडीए ने संसद में ये कानून नहीं बनने दिया। जी भर के हम लड़ाई लड़े। ये कानून अगर बन जाता और कांग्रेस की सरकार अगर बनी रहती तो देश के बहुसंख्यक समाज का कितना शोषण होता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के पीठ में छुरा भोंकने का एक खेल चल रहा था। साथियों, अब 12 साल बाद कांग्रेस यहां असम में भी उसी तरह का कानून बनाने की घोषणा कर रही है। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, खुद कांग्रेस के नेता खुलेआम ये घोषणाएं कर रहे हैं। ये एकदम साफ है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। एक तरफ आज असम में पीएम की रैली से माहौल गरमाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मैदान में उतर रही हैं। राज्य में भाजपा को हराने के लिए प्रियंका के आज कई जनसभाएं हैं। माना जा रहा है कि उनके प्रचार अभियान से पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। और अभी तक आपको बता दें कि गौरव गोगोई ने प्रचार का जिम्मा संभाल रखा था कांग्रेस की तरफ से। असम में कांग्रेस 2016 से विपक्ष में है और इस बार भी भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे है। गौरव गोगोई भी आज धुआंधार रैली पर निकलेंगे। गोगोई की रणनीति का फोकस संगठन को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ने और भाजपा विरोधी वोटों को एकजुट करने पर है। हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ। उर्मिलेश, अगर असम में देखते हैं तो धुआंधार प्रचार, प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्दों की बात की है, वहां पर जमीनी स्थिति किस तरह से बदली है उसकी बात की है और साथ ही कांग्रेस पर राजनीतिक प्रहार भी किया है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वहां पर चुनाव प्रचार में आज उतर रही हैं कांग्रेस की तरफ से। किस तरह की रणनीति दिखाई देती है और प्रचार में भी किस तरह से प्रचार की लड़ाई जो है वो दिखाई दे रही है मुद्दों की बात जब होती है? हाँ जी रमा, बिल्कुल जैसे कि आपने भी दर्शकों को जो है बताया है, क्योंकि असम का जो मतदान होना है वो 9 तारीख को होना है। 9 तारीख के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल यहाँ चुनावी दंगल में हैं, उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों को जो है चुनाव मैदान में उतार दिया है। तब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या इसके अलावा भी कई अन्य दल जो चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जो है स्टार प्रचारक हो। ऐसे में जो है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री जी ने जो है गोगामुख में एक विशाल रैली की है। और सबसे बड़ी बात यह है रमा कि यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी और इस बारिश में भी हजारों लोग जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए। और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है अपने चिर परिचित अंदाज में जो है कांग्रेस पे भी हमला बोला एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी ने जो असम में विकास किया है उस विकास कार्यों को भी गिनाया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जब जो है यहाँ पर कांग्रेस की लंबी सरकार रही है इस असम में, तब उन्होंने कितना काम किया। आज देखिए हमने 10 से 12 सालों में यहाँ पर जो है असम का विकास कितना किया है। उन्होंने कांग्रेस में ये
ये भी हमला बोला कि कांग्रेस की सरकार में लगातार यहाँ पर हिंसा होती रहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जब से आई है निश्चित तौर से यहाँ शांति है और कई लोगों को जो है इस शांति जो है मार्ग पे जो है लौटाया गया है। यहाँ पर जो है लोगों को जो है मुख्य जो हिंसा के जो प्रहरी लोग थे उनको वापस बुलाया गया है कि आप आइए, मुख्य धारा में आइए। तमाम जो है इस तरीके की बातें यहाँ पर प्रधानमंत्री ने की है। साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो काम किए गए हैं उन कामों को भी गिनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि असम की चाय ही प्रसिद्ध थी, लेकिन अब जो है चाय से और चिप भी जो है दुनिया भर जो है जाएगी और असम जो है चाय और चिप दोनों के लिए जाना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो है देखिए कांग्रेस जो है 10 सालों से सत्ता से बाहर बैठी हुई है, तो निश्चित तौर से कांग्रेस की भी ये जद्दोजहद है कि यहाँ पर असम में वो सरकार बनाए और इसके लिए जो है आज प्रियंका गांधी खुद चुनाव मैदान में उतरी है। गौरव गोगोई की यहाँ पर कई सभाएं हैं, तो ये जो है कांग्रेस जो है ये देख रही है कि कितनी एंटी इनकम्बेंसी सरकार की है। उस जो है मुद्दे पे यहाँ पे जो है या ये कह सकते हैं कि उसको देखते हुए चुनाव मैदान में उतरी है और उनको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो मिलेगा। दूसरी तरफ जो है एक सबसे बड़ी बात यह है रमा कि असम में जो भारतीय जनता दल का जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो गठबंधन जो पहले ही हो गया था वो जो है अपने संगठित तरीके से चुनाव लड़ रहा है। वही दूसरी तरफ जो एनडीए की रणनीति है केंद्र में जो गठबंधन था वो गठबंधन जो है कहीं ना कहीं जो है बिखरा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्थानीय स्तर पे उसने जो है यहाँ पे मुद्दों की बात की है असम में और जो बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाने की बात की है, उसमें प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि यूसीसी और 6th शेड्यूल इसका जो वादा किया गया है वो पूरा किया जाएगा। और कांग्रेस के समय के उन्होंने जो वायलेंस बिल की बात कही उसमें प्रधानमंत्री का संकेत किस तरफ था? निश्चित तौर से देखिए रमा, जैसे चुनाव है तो चुनाव मैदान में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन यहाँ के अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए, यहाँ के स्थानीय लोगों को, क्योंकि हम लंबे समय से यहाँ पे चुनाव जो है कवर कर रहे हैं, तो हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जो है बात की है। उनका मानना था कि निश्चित तौर से यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 10 सालों से असम में शांति आई है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसी के कारण आई है। दूसरी तरफ जो है बात यूसीसी की हो, क्योंकि यहाँ पर जो है हेमंत बिश्व शर्मा और अमित शाह भी यहाँ पर रैली में आए थे तो उन्होंने लगातार ये मुद्दा उठाया। तो जो प्रधानमंत्री ने आज बोला है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रमुख मुद्दा है जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे उठाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का कहना है कि हम जो है विकास कार्यों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए कि आसाम में जो है जहाँ की इन्होंने जो है लोगों को बांटने का काम किया है, वहीं इन्होंने ब्रह्मपुत्रा को जोड़ने का काम भी नहीं किया था। दोनों जो ब्रह्मपुत्रा के किनारे थे वो दोनों किनारों को जोड़ने का काम नहीं किया है। ये काम जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तब चाहे वो भूपेन हजारिका जैसे पुल हो, बड़े पुल, या ढोलिया साध्या वाले पुल हो, या बोगी ब्रिज हो, इस तरीके से कई ब्रिजों को उन्होंने बताया कि हमने जो है यहाँ पर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वहां पर तलाश रही है। बेहद दिलचस्प मुकाबला है, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज केरल में चुनावी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मट्टानूर में एक रोड शो करेंगे। ये रोड शो दोपहर 12 बजे वायनतोड़े जंक्शन से शुरू होकर धलासेरी रोड लिंक मॉल जंक्शन तक जाएगा। इसके बाद वे कन्नूर में शहीदों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। तीसरा कार्यक्रम कुथुबरम्बा में रोड शो का होगा जो शाम 4 बजे पलाकुल जंक्शन से गुरु समिति तक जाएगा। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज केरलम में चुनावी दौरे पर रहेंगे। वे प्रभुर में दोपहर 3 बजे और नेदू मंगद में शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे केरलम की जनता से बात करेंगे और उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई। भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव आयोग को लिखे पत्र पर कहा कि उन्हें चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने के बजाय पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। दिलीप घोष ने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी लोगों को भड़काने का प्रयास कर रही हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ ये सब प्रेम पत्र लिखना बंद करिए। चुनाव आ गया है, पार्टी संभालिए। बंगाल तो आपसे संभाला नहीं गया है, वो हम देखेंगे। आप तो पार्टी को संभाल लीजिए, बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो बनर्जी बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं मुसलमानों को भड़काने का, हिंदुओं को भड़काने का, झगड़ा लगाने का। अभी तो मुसलमानों को डराते थे हिंदू, आरएसएस, बीजेपी तुमको ख़त्म कर देंगे। अब हिंदुओं को डरा रहे हैं, क्यों? देखो एक समुदाय है, 1 सेकंड में ख़त्म कर देगा।
उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 के सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार इनिगो इरुदयाराज के समर्थन में तिरुचिरापल्ली के गांधी नगर बाजार इलाके में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान स्टालिन पलक्कराई इलाके में एक चाय की दुकान पर भी रुके, लोगों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने भीमा नगर में तिरुचिरापल्ली पश्चिम सीट से उम्मीदवार के.एन. नेहरू के लिए वोट मांगे। और केरल में विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो कोझिकोड की बेपोर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। लेफ्ट के गढ़ में इस बार सियासी लड़ाई दलों से आगे बढ़कर बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए तीनों ही गठबंधन जीत का दावा कर रहे हैं। आखिर किसके पक्ष में जाएगा बेपोर का जनादेश और क्या बदलेगा राज्य की सत्ता का समीकरण, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूडीएफ कैंडिडेट पीवी अनवर ने कहा है इस इलेक्शंस में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो चुका है एलडीएफ गवर्नमेंट के सारे। सो उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मैक्सिमम यूटिलाइज करने की यहाँ तो कैंपेन कर रहा है। ये बेपुर का इलेक्शन से बहुत टाइटली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन है। बेपोर जो लंबे समय से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का मजबूत किला रहा है, इस बार एक हाई प्रोफाइल मुकाबले का गवाह बन रहा है। मौजूदा मंत्री पीए मोहम्मद रियाज के सामने पूर्व सहयोगी रहे पीवी अनवर चुनौती बनकर उभरे हैं, जिन्हें यूडीएफ का समर्थन हासिल है। ये मुकाबला राज्य भर में चर्चा का विषय बन चुका है। मोहम्मद रियाज अपने कार्यकाल के दौरान विकास को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। उनका दावा है कि बेपोर में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, सड़कों, पुलों और बंदरगाह विकास पर काम हुआ है। 2021 के चुनाव में एलडीएफ की जबरदस्त जीत हुई थी। उसके बाद यहाँ बहुत विकास कार्य हुए। कुल मिलाकर एलडीएफ के लिए एक सकारात्मक माहौल है। वहाँ पीवी अनवर इस विकास मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि ये सिर्फ छवि निर्माण की राजनीति है और असल मुद्दे अब भी जमीनी स्तर पर बने हुए हैं। वो इस चुनाव को सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ जनमत संग्रह के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस बीच एनडीए भी इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। भाजपा उम्मीदवार केपी प्रकाश बाबू स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बेपोर में कचरा प्रबंधन, पेयजल पाइपलाइन की खराब स्थिति और बंदरगाह की अव्यवस्था जैसे मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं और वो इन समस्याओं के स्थायी समाधान का भरोसा दे रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। शिक्षा की हालत भी दयनीय है। पहले यहाँ सैकड़ों लोग कई उद्योगों में काम करते थे, लेकिन अब कोई उद्योग नहीं बचा है। इसलिए लोग पूरी तरह इस सरकार के खिलाफ हैं और इस विधायक के भी खिलाफ हैं। पीने के पानी के पाइप नालियों के बीच से गुजर रहे हैं। अगर पाइपों में कहीं रिसाव होता है तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। सरकार ने इसके लिए कोई समाधान नहीं निकाला है। अगर मैं चुना जाता हूं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बंदरगाह की स्थिति को सुधारा जाए। स्थानीय मजदूरों की भी अपनी परेशानियां हैं। बंदरगाह पर काम करने वाले श्रमिकों ने पानी की कमी, अस्वच्छ माहौल, आवास से जुड़ी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार की सख्त जरूरत है। अभी काम नहीं है ना, थोड़ा हम लोग का ऐसा प्रॉब्लम है। अभी पीने का पानी इधर हार्बर में नहीं है। अभी इधर में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। इधर पूरा कैमरा घुमा के देख सकता है पहले जैसा। थोड़ा अच्छा होना चाहिए। बारिश का टाइम बुखार होता है, कोई लोग को काम करने के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में बेपोर का मुकाबला इस बार सिर्फ सीट जीतने का ही नहीं, बल्कि विकास बनाम असंतोष और नई राजनीतिक संभावनाओं की परीक्षा बन गया है। अब देखना होगा कि क्या ये मुकाबला वामपंथ के किले में दरार डाल पाता है या फिर परंपरा कायम रहती है। त्रिवेंद्रम से विवेक नारायण, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सभी राज्यों में धुआंधार प्रचार चल रहा है और बयानों के तीर भी लगातार एक दूसरे पर, तमाम दावों के बीच में, तमाम वादों के बीच में। जलपाईगुड़ी से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ, किस तरह से वहां पर चुनावी लड़ाई अब जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है, विशेषकर अगर हम बयानों की बात करते हैं तो? रमा, देखिए, एक तरफ आप अगर कोलकाता का बात करिए, राज्य की बात कीजिएगा, तो कल से
कल से बीजेपी और टीएमसी के बीच जो हुआ है, जो हाथापाई चुनाव आयोग के सामने, उसको लेकर एक बड़ी मुद्दा यहाँ पे तैयार हो चुका, जिसको लेकर चुनाव आयोग मनोज अग्रवाल को भी ये कहना पड़ा कि जिस इश्यू को लेकर टीएमसी अब जिसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है कि फॉर्म 6, और उनका टीएमसी का आरोप है कि फॉर्म 6 काफी सारे फॉर्म जमा किए जा रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर में, वो सारे बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटर है। चुनाव आयोग के सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने साफ कह दिया है कि फॉर्म 6 जो है वो फॉर्म 6 नए वोटर्स जो है वो लोग के लिए है, तो फॉर्म 6 जो अंडर एडजुडिकेशन है उनके लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर ट्राइब्यूनल के काम पे कोई हस्तक्षेप करता है, जिनका नाम कटा है अंडर एडजुडिकेशन में, जिनका नाम कटा है वो अब ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल में कोई हस्तक्षेप करता है तो उनके खिलाफ शास्ति के खिलाफ व्यवस्था लेने का प्रावधान है, ऐसा सीईओ ने कहा है। सीईओ ने कहा है कि डीओ सीईओ किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी का नाम जोड़े या किसी का नाम काटे। इन सारी बातों को लेकर सीईओ ने इतना भी कहा कि अगर कोई प्रमाण कर दे कि मैंने किसी का नाम काटा है या फिर जोड़ा है तो मैं रिजाइन कर दूंगा। और जब ये सारी बातें चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने तृणमूल धरना दे रही है, जब चुनाव सर पर है, प्रचार मंच से छोड़कर अभिषेक बनर्जी चले आते हैं, तब जमीनी हकीकत क्या है? ये उत्तर बंगाल का जलपाईगुड़ी इलाका है और आप देख रहे हैं मेरे पीछे आप जितने दूर तक आपका नजर जाएगा, मैं जरा आपको दिखा दूं कि जितने दूर तक आपका नजर जाएगा यहाँ पे जमीनी हकीकत में एक भाजपा का लहर है, जिसको चलते यहाँ पे साफ तरीके से जो नेता जो कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा। यही कारण है कि यहाँ पे जिस तरह से जो आम आदमी है वो लोग जिस तरह से इस बार सरकार पर उतर आए, ये नॉमिनेशन का प्रोसेस है, लेकिन नॉमिनेशन का प्रोसेस को लेकर ही पूरे उत्सव के महल में बंगाल में ढाक काफी यहाँ पे प्रचलित एक शब्द जंत माना जाता है। तो वो ढाक बजाकर यहाँ के उत्सव के महल से आप देख रहे हैं कि भाजपा के सारे उम्मीदवार, ये जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 7 सीटें हैं, तो 7 सीटों के लिए नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। और आप यहाँ पे जो रैली आप चारों तरफ जब देखेंगे, पूरे मार्च देख लीजिए, पूरे यहाँ पे भाजपा का जो समर्थक है, काफी सारे समर्थक यहाँ पे जमायत हुए हैं, बड़ी मात्रा में जमायत हुए हैं। और यहाँ पे ये देखोगे कि उससे ये सारे लोग उत्तर बंगाल के आप दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं नॉमिनेशन के लिए। तो बिल्कुल उत्तर बंगाल की जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, जिन क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी का काफी दबदबा वहां पर दिखाई देता है और टीएमसी की भी इस बार रणनीति दिखाई देती है कि वो भी इन क्षेत्रों में खास फोकस कर रही है। लेकिन बीजेपी का ये कहना कि पहले वो अपनी सीट बचाएं, तो ये जो चुनावी लड़ाई जो है वहां पर कितनी और प्रचंड होती हुई दिखाई दे रही है। और उसके साथ एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे, जिस तरह से ये हाथापाई और लगातार बीजेपी जो गुंडागर्दी के आरोप लगा रही है, ये किस वजह से हैं, ये क्यों आ रहे हैं? क्या टीएमसी की हताशा इसमें दिखाई देती है या मुद्दों से, असल जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश? देखिए शुरुआत से आप अगर बंगाल के चुनाव को देखेंगे तो शुरुआत से एक ही मुद्दे पर टीएमसी काफी समय से रहा है, वो है एसआईआर। जिनका ये मानना है कि एसआईआर ऐसा एक इश्यू है तो उनके 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कम कर सकती है। जो घोटालों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, महिला के सुरक्षा को लेकर, बुद्धिहीनता के लेकर, युवाओं की बेरोजगार को लेकर, जितने सारे एक ममता बनर्जी के खिलाफ जनता में जो इशू है, वो सारे इशू को वो टीएमसी मान रही है कि ये किसान एक ऐसा मुद्दा है तो उसको इस बार नैया उनका पार लगा सकता है। लेकिन जमीन पे देखिए, पिछले 10 दिनों से हम बंगाल के हर एक कोने में घूम रहे हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर जो आम जनता है तो उतना भी आक्रोश देखने को नहीं मिला। लगातार वो अपने जो स्थानीय जो मुद्दे हैं वो सारे बातें को ले आ रहे हैं। आप अगर सिलीगुड़ी के बात कीजिए, आप अगर अलीपुरद्वार के बात कीजिए, तो वहाँ पे चाय बागान का इशू है, नेशनल हाईवे का इशू है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट में जो रहते हैं, जो बदमाशी है, जो वो कह रहे हैं कि 2008 में संसद में आइन पारित हुआ था
अब से ममता बनर्जी के सरकार के अमल पर सरकार में उनको अभी तक जंगल का अधिकार नहीं मिला। सारे दूसरे देश को मिला और देश में जो जनजाति रह रहे हैं फॉरेस्ट में उनको मिल रहा है, लेकिन बंगाल में नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, चेक पोस्ट में गेट पास लेना पड़ता है। उनका ये आरोप है कि जो स्कूल है वो स्कूल शिक्षक को अपने पैसों से मेरामत करना पड़ता है और साथ ही साथ हर घर जल मिशन के सेंटर का जो प्रोजेक्ट है कि हर घर में शुद्ध पानी बहेगा, वहां तक के काम की यहाँ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोक देता है। बिल्कुल, कई बड़े मुद्दे हैं, कई गंभीर मुद्दे भी हैं। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे इनकम टैक्स की। आज से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है, जो 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। आज से गैर ऑडिट करदाताओं के लिए ITR 3 और ITR 4 दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। वहीं भारत में अब तक पुरानी टैक्स प्रणाली में 2 अलग अलग वर्ष होते थे। एक वित्तीय वर्ष जिस वर्ष आय अर्जित की गई और दूसरा आकलन वर्ष जिस वर्ष रिटर्न दाखिल किया जाता था, जिससे काफी भ्रम पैदा होता था। अब नए इनकम टैक्स एक्ट में इन दोनों को खत्म कर केवल टैक्स वर्ष रखा गया है। इस बदलाव का मकसद साफ है, कम जटिलता और ज्यादा पारदर्शिता। और देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग के क्षेत्र में आज से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन का तरीका बदलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जो सीधे तौर पर हर UPI कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट यूजर को प्रभावित करेंगे। अब तक जहां अधिकतर पेमेंट सिर्फ OTP के जरिए पूरे हो जाते थे, वहीं नए नियमों के तहत हर ट्रांजैक्शन में दोहरी सुरक्षा यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगी। इसका मतलब यह है कि अब आपको OTP के साथ साथ पिन, बायोमेट्रिक या डिवाइस ऑथेंटिकेशन जैसी दूसरी परत से भी अपनी पहचान साबित करनी होगी। नए नियमों की खास बात यह है कि ये सिर्फ बड़ी रकम पर ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन पर भी लागू होंगे। यानी अब 100 रुपए का पेमेंट हो या 1 लाख रुपए का, हर बार आपको अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा ऑटो डेबिट या सब्सक्रिप्शन पेमेंट जैसे OTT, EMI या म्यूचुअल फंड, SIP में भी समय समय पर दोबारा वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यानी अब एक बार की अनुमति से हमेशा के लिए पैसे कटते रहने की सुविधा में भी बदलाव आने वाला है। तो कई बड़े बदलाव आज से लागू हो रहे हैं। हमारे साथ वेद जैन जी जुड़े हुए हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। वेद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, आज का दिन कितना खास है यदि हम बदलाव की दृष्टि से देखते हैं, और ये जो बदलाव हैं ये क्या कुछ असर डालेंगे आपकी हमारी जिंदगी पर? रमा जी, देखिए, आज का दिन 1 अप्रैल 2026 इनकम टैक्स के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। 1961 में एक कानून बना था इनकम टैक्स का नया एक्ट, 65 वर्ष हो गए आज उसको। 2026 में 65 वर्ष के बाद एक नया अध्याय आ रहा है। और जैसे आपने कहा, ये एक नया कानून बहुत सरल, जटिलता को दूर करने वाला और आम टैक्स पेयर की लाइफ को इजी बनाने के लिए कोशिश पूरी की गई है। इस नए एक्ट के अंदर एक नया, जैसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, वो कम्प्लेक्सिटी सारी दूर कर दी गई है। अब टैक्स ईयर ही होगा। 1 अप्रैल 2026 का से लेकर आप ये मानेंगे इस टैक्स ईयर में जो इनकम होगी उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। आपका घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्यूटर पे डिजिटाइज करके आपके हाथ में आएगी, सारी कैलकुलेशन आएंगी और आपकी ITR भरना भी बहुत सरल प्रणाली हो गया है। जो जटिलता 31 जुलाई को आती थी, क्योंकि सभी टैक्स पेयर की डेट एक ही होती थी, उसको भी 2 भाग में बांट दिया गया है। आधे लोग जो सैलरीड क्लास है उनके लिए 31 जुलाई है, बिजनेसमैन जो कि जिनकी इनकम बिजनेस से आती है उनके लिए 31 अगस्त कर दी गई है। वो प्रणाली बहुत सरल कर दी गई है उसके साथ में। इसके साथ साथ और बहुत सारे सुधार हैं जो आज 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं। जैसे आप ट्रैवल करते थे, जो आपको TCS करता था 5% या 20%, या एजुकेशन के लिए बाहर जो पैसे भेजते थे, जो हेल्थ के लिए जाते थे, उन सबको अब घटा के 2% हो गया है। अगर आप टूर ऑपरेटर के लिए कोई पेमेंट करते हैं तो आज आपका TCS 2% ही कलेक्ट किया जाएगा। वो उसमें बहुत भारी सुधार कर दिया गया है।
इसी तरह से अगर आपका जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है उसको आपको कम कराना है तो आपका एक फॉर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है जो आपको ऑनलाइन 4 साल की पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी है और उसके बेसिस पे आपको घर बैठे ही ऑनलाइन आपको फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से पैन के बारे में भी पैन का भी नया फॉर्म नोटिफाई कर दिया गया है क्योंकि पैन में भी बहुत सारे इशू आ रहे थे। पहले पैन आधार के बेसिस पे इशू हो जाता था, अब आधार के साथ साथ आपको डेट ऑफ बर्थ का भी कोई एविडेंस, पासपोर्ट है या आपका स्कूल का सर्टिफिकेट है, एजुकेशन का है, उसके बेसिस पे आप वो कर सकते हैं। तो ये सुधार जो किए जा रहे हैं और इसी तरह से जब आप पेमेंट करेंगे नॉन रेजिडेंट को प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसमें सुधार कर दिया गया है। इसी तरह से जो आपको ट्रांजैक्शन करनी है, जो पैन कोड करना होता था 10 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी पे, उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 सैलरीड एम्प्लॉय के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि परक्विजिट्स की जिस ढंग से वैल्यू होती थी उसको आज की डेट में आज की वैल्यू को समझते हुए भी चेंज कर दिया गया है। अब बच्चों की एजुकेशन के लिए जो आपको 100 रुपीज़ पर मंथ और हॉस्टल के लिए जो 300 रुपये पर मंथ की एग्जामेशन मिलती थी, 100 रुपये को बढ़ा के अब 3000 कर दिया गया है और तो 300 रुपये को बढ़ा के 9000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू जो आपके हाउस सैलरी में जुड़ती थी उसको घटा के 15% से 10% कर दिया गया है अगर वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और साथ में 4 शहर और बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद और इनको जोड़ दिया गया है। तो ये सब चीज़ें एक नए भारत की, विकसित भारत की ओर बढ़ाने वाली चेंजेज हैं और ये मान के चलना चाहिए कि इनकम टैक्स बिल्कुल में पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है और आसान भी बनाया गया है जिससे कि हर व्यक्ति इसको आसानी से समझ पाए। वेदजैन जी जुड़े रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बड़ा नियम पैन और आधार को लेकर भी जो है वो लाया गया है। अगर आपने अब तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसका सीधा असर आपके बैंकिंग और निवेश से जुड़े सभी कामों पर पड़ेगा। अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो केवल आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जैसे दूसरे दस्तावेज भी जरूरी होंगे। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव है। फास्टैग से जुड़ी केवाईसी अब अनिवार्य कर दी गई है। अगर केवाईसी अपडेट नहीं है तो आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट या डीएक्टिवेट हो सकता है, जिससे टोल प्लाजा पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो पैन और आधार को लेकर भी ये बड़े नियम जो है तय किए गए हैं, ये भी एक बड़ा बदलाव है। कुछ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया है और बड़ी बात यह है कि आधार से लिंक नहीं होने पर पैन जो है वो निष्क्रिय भी हो सकता है और इसका सीधा असर बैंकिंग और निवेश से जुड़े कामों पर पड़ेगा। तो अपने आप में बदलाव की बड़ी व्यवस्था है और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार के अलावा अन्य दस्तावेज भी अब जरूरी होंगे। इसके साथ ही फास्टैग से जुड़ी केवाईसी भी अब अनिवार्य हो गई है और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि केवाईसी अपडेट अगर नहीं होगी तो फास्टैग आपका ब्लैकलिस्ट हो सकता है या डीएक्टिवेट भी हो सकता है और एटीएम से मुफ्त ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है। तो कुछ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया है। अपने आप में ये नियम कितने महत्वपूर्ण है, वेदजैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। वेदजैन जी से हम बात कर लेते हैं किस तरह से इसका सीधा असर बैंकिंग और निवेश से जुड़े सभी कामों पर पड़ेगा। वेद जी, जिस तरह से ये पैन और आधार की लिंकिंग को लेकर और केवाईसी को लेकर भी जो नए नियम लाए गए हैं, ये अपने आप में किस तरह से अहम हो जाते हैं? देखिए, ये रमा जी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में कितनी खबरें आती थी साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम की आती थी। उसका मुख्य कारण होता था कि आइडेंटिटी जो आदमी ट्रांजैक्शन कर रहा है उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती थी। इसीलिए आधार को मान के बेस बना के उसकी केवाईसी करना और उसके साथ में डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी हो गया था। तो उसी लिए आपने देखा कि अब ये किया जा रहा है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। 2 तरह से आपकी आइडेंटिटी स्टेब्लिश होनी चाहिए। जैसे आपने अभी बताया, एक पहले ओटीपी होता था, एक उसके साथ में आपको पैन या कुछ नंबर और देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका फ़ोन हैक हो जाता है, आपका वर्क हैक हो जाता है, तो उससे ट्रांजैक्शन चैलेंज हो जाते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात की है। जो फास्टैग पे केवाईसी का जो नियम ला रहे हैं, जो पैन के बारे में कह रहे हैं कि अब अगर आपको पैन वैलिडेट कराना है या आपका पैन अगर आज नया लेना है तो आपको आधार के साथ आपको एक और एविडेंस देना पड़ेगा। तो ये एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स हैं। जो दूसरी बातें हैं जो जिसमें कि चार्जेस लगाने की बात है, जो एटीएम से, क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शन करते हैं, हर बैंक अपने यहाँ कुछ सुविधाएं फ्री देता है। जैसे कुछ बैंक अपने बैंक से करने में महीने में 5 ट्रांजैक्शन को फ्री देते हैं। अब ये कहा जाए 5 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पर ट्रांजैक्शन 23 रुपये देने पड़ेंगे।
तो ये एक तरह से सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने, पारदर्शिता बनी रहेगी, इजीनेस बनी रहेगी, लेकिन सिक्योरिटी भी साथ साथ रहेगी ताकि कि साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड को रोका जा सके। ये सारी व्यवस्था उसी लाइन पर जा रही है, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, पारदर्शिता और जो सहूलियत है उसको बढ़ाने के लिए। वे जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब हम अपने दर्शकों को सीधे असम ले चलते हैं, जहां पीएम मोदी की बेहाली विश्वनाथ में पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देश की जनता ने, असम की जनता ने आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी केंद्र में हैट्रिक लगाने का अवसर मिला था। ये चुनाव ऐसा है, असम कांग्रेस भी अपने पराजय की हैट्रिक लगाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक ये जो शाही परिवार के नामदार है ना, ये दिल्ली में जो एक शाही परिवार है, उस शाही परिवार के नामदार है, ये नामदार पराजय की सेंचुरी लगाने वाले हैं। साथियों, मेरे इस विश्वास की वजह डबल इंजन सरकार का काम है। यहां इतनी सारी बहनें आई हैं। बीते 10-11 सालों में महिलाओं की सुरक्षा हो या महिलाओं की कमाई की बात हो, महिलाओं की पढ़ाई की बात हो, हर स्तर पर अभूतपूर्व काम हुआ है। लखपति दीदी अभियान के तहत असम की लाखों बहनें लखपति बन चुकी है। और अभी जो संकल्प पत्र हम असम बीजेपी ने जारी किया है, उसमें घोषणा की गई है कि आने वाले समय में 40 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 40 लाख बहनें, यानी असम के 40 लाख परिवारों में लखपति दीदी होगी। आप सोचिए गांव की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। इतना ही नहीं, असम बीजेपी ने अरुणोदय स्कीम का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की है। इससे लाखों बहनों को बहुत फायदा होगा। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना से भी बहुत बड़ी संख्या में बहनों को बैंकों से सस्ते और आसान लोन मिल रहे हैं। इससे बहनें आसानी से अपना कोई स्वरोजगार कर रही है। साथियों, हमारी सरकार महिलाओं को अपने घर की मालकिन बना रही है। गरीबों को जो पक्के घर मिल रहे हैं, उसमें भी काफी सारी रजिस्ट्रियां घर की महिला सदस्य के नाम की जा रही है। अभी तक असम में 22 लाख परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? जरा बताइए ना, याद रहेगा? मैं दोबारा बताता हूं। 22 लाख परिवारों को पक्के घर मिले हैं। कितने? जरा जोर से बोलिए, कितने? कितने? 22 लाख परिवार, सोचिए। और असम बीजेपी आने वाले समय में 15 लाख और गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा करने जा रही है। आप मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, आप इस चुनाव प्रचार में जब जाएंगे, बूथ में जाएंगे और किसी का घर कच्चा है
कोई अगर झोपड़ी में रहता है, कोई फुटपाथ पे रहता है, तो उसको जाकर के बताना कि मोदी जी ने वादा किया है कि आपका घर भी पक्का बन के रहेगा। मेरे लिए आप ही मोदी हैं। आप घर घर जाके मेरी तरफ से बताएंगे, जो भी गरीब है उनको वादा करके आ जाइए, आप जो वादा करके आएंगे मैं पूरा कर दूंगा। साथियों, ये जो पक्के घर बनेंगे ना, अनेक घर महिलाओं के नाम पर बनेंगे। घर हो, टॉयलेट हो, बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन हो, ऐसी सारी सुविधाओं से असम की बहनों का जीवन बदल रहा है। साथियों, विकसित असम के निर्माण में हमारे नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके लिए असम में अच्छी सड़कों की, अच्छे ब्रिज की और आधुनिक रेलवे कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है। इससे खेती को भी फायदा होता है, उद्योगों के लिए भी आसानी होती है और टूरिज्म भी बढ़ता है। यही वो सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए रोजगार बनते हैं। साथियों, 10 साल पहले तक जब कोई आसाम आता था तो असम की बदहाली को देखकर हैरान होते थे। आज असम की कनेक्टिविटी को देखकर लोग खुशियों से भर जाते हैं। एक सकारात्मक हैरानी होती है। अभी कुछ ही समय पहले दुनिया ने असम का वो हाईवे भी देखा है, याद है आपको? ऐसा हाईवे, असम का हाईवे, जहां लड़ाकू विमान हाईवे पर उतर रहे हैं। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे प्रधानमंत्री की असम में रैली में, और जहां पर प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इस बार बीजेपी की हैट्रिक वहां पर लगने वाली है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि 22 लाख पक्के घर बन चुके हैं, 15 लाख और बनेंगे और उनकी जो मालकिन है वो महिलाओं को बनाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण का खास तौर पर प्रधानमंत्री ने वहाँ पर संदेश दिया और युवाओं पर भी खास फोकस रहेगा, ये भी उन्होंने बताया। और असम में जो कनेक्टिविटी लगातार हो रही है उस पर भी किस तरह से सरकार का जोर रहेगा, ये भी उन्होंने साफ किया। और अब चलते हैं अपनी पहली खबर पर, जहां पर हम बता रहे हैं कि आज कई बड़े बदलाव हुए हैं। आज का दिन है बहुत ही खास। आज यानी 1 अप्रैल से भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। साथ ही अब आप चार्ट बनने के बाद भी ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे रिफंड स्लैब में भी बदलाव किया गया है। अब 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर टिकट की कीमत से 50% की कटौती होगी। इससे पहले ये सीमा 12 से 4 घंटे तक थी। वहीं ट्रेन छूटने से 72 से 24 घंटे पहले कैंसिलेशन पर 25% की कटौती होगी, जबकि 72 घंटे से अधिक पहले कैंसिलेशन पर पूरी कीमत लौटाई जाएगी। इस दौरान रेलवे यात्रियों से केवल फ्लैट चार्ज ही लिया जाएगा। रेलवे का मानना है कि इस नियम से अंतिम समय की अफरा तफरी कम होगी और खाली सीटें अन्य जरूरतमंद यात्रियों को समय पर मिल सकेंगी। तो ये बड़े बदलाव जो हैं वो रेलवे में भी किए गए हैं। और 8 घंटे तक अगर पहले तक टिकट कैंसिलेशन होता है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर 50% की कटौती इसमें की गई है और 72 से 24 घंटे पहले रद्द करने पर 25% की इसमें कटौती की गई है। और कहा गया है कि जो आखिरी टाइम की अफरा तफरी होती है उससे इससे बचा जा सकेगा। जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं। जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। मार्च 2026 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कलेक्शन में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी संग्रह 8.8% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है।
सरकार की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू बिक्री और आयात से कर संग्रह बढ़ने के कारण हुई। मार्च 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 1.83 लाख करोड़ रुपए था। आंकड़ों के अनुसार घरेलू राजस्व 5.9% बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जबकि आयात से प्राप्त राजस्व 17.8% बढ़कर 53,861 करोड़ रुपए रहा। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मार्च के दौरान रिफंड जारी करने की राशि 13.8% बढ़कर 22,074 करोड़ रुपए हो गई। रिफंड समायोजित करने के बाद जीएसटी राजस्व करीब 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 8.2% की बढ़ोतरी दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025-26 में सकल जीएसटी राजस्व 8.3% बढ़कर 22.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। रिफंड समायोजित करने के बाद राजस्व 7.1% बढ़कर 19.34 लाख करोड़ रुपए रहा। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आज संसद भवन परिसर में दोपहर 3 बजे संयुक्त संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सहित कई विशेषज्ञ और प्रतिनिधि समिति के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे। ये 39 सदस्यीय समिति है, जिसमें लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं। इसी बजट सत्र के दौरान 18 मार्च को लोकसभा ने समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया था। अब ये समिति मानसून सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगी। लोकसभा के वरिष्ठ सांसद और पूर्व कानून मंत्री पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली ये समिति एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों की समीक्षा कर रही है। इन विधेयकों में देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव रखा गया है। अब सबकी नजरें आज की इस बैठक पर टिकी हैं, जहां इस बड़े चुनावी सुधार को लेकर अहम सुझाव सामने आ सकते हैं और आगे की दिशा तय हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के भूशाला विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हाईकोर्ट वीडियोग्राफी देखने के बाद मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर गौर करेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को कोई अंतरिम आदेश पारित करने की जरूरत नहीं दिखती है। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 16 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में जजों ने विवादित परिसर के खुद निरीक्षण का फैसला लेते हुए 2 अप्रैल से नियमित सुनवाई की बात कही थी। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि उन्हें एएसआई की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दाखिल करने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। बोधगया में 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मदिन को समर्पित भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बोधगया संस्कृति केंद्र में हुआ, जिसकी शुरुआत लद्दाख के उपराज्यपाल कुमार सक्सेना ने दीप प्रज्वलित कर की। और अब बात कर लेते हैं खेल की। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जॉयंट्स के साथ होगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी राणा स्टेडियम में खेला जाना है। इस सीजन में दोनों ही टीमों का ये पहला मुकाबला होगा और ऋषभ पंत और अक्षर पटेल दोनों ही अपनी टीमों के अभियान का आगाज जीत के साथ करने उतरेंगे। आईपीएल में अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें 4 मुकाबले दिल्ली ने जीते हैं, जबकि 3 मुकाबलों में लखनऊ को जीत हासिल हुई है। इस मैच में सबसे ज्यादा नजर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत पर होगी, जो अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहेंगे। वहीं दिल्ली के सामने ओपनिंग जोड़ी की चुनौती होगी, क्योंकि इस टीम ने पिछले सीजन में ओपनिंग संयोजन में काफी बदलाव किए थे। उधर इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का रोमांच हरोर है। ऐसे में दिल्ली के क्रिकेट प्रेमियों को भी अपने शहर में इन मैचों का इंतजार है। दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल मैचों को लेकर तैयारी अंतिम दौर में है। इसके साथ ही उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में दर्शकों को हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। पेश है हमारे संवाददाता गौरव कुमार की यह खास रिपोर्ट। आईपीएल की धूम इन दिनों देश को अपने आगोश में लिए हुए है। ऐसे में दिल्ली भी इससे दूर नहीं है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल मैचों की तैयारी अंतिम रूप ले रही है। दिल्ली में 7 मुकाबले खेले जाएंगे, जहां अरुण जेटली स्टेडियम में पहला मैच 4 अप्रैल को यानी शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। तैयारी तो लगभग हमारी पिछले 2 महीने से लगी हुई है, लेकिन जो क्रेज आईपीएल का है
पूरे इंडिया के अंदर। तो बहुत डिमांड है, बच्चों की छुट्टियां हो गई, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो दिल्ली फ्री है इस मैच को देखने के लिए। मतलब उनका माइंड फ्रेश है। और टिकटें हमने दिल्ली कैपिटल वालों से पूछा, क्योंकि गेट मनी उनकी होती है, तो कह रहे हैं कि हमारी सारी टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी हैं। और ग्राउंड आप देखो कितना लश ग्रीन है। आईपीएल में रनों की धूम ताबड़तोड़ अंदाज में सामने है। ऐसे में अरुण जेटली स्टेडियम की पिच से भी बड़े हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। पर दिल्ली का तो मैं खुद इस ग्राउंड को देखता हूं, और हमारा जो अंकित दत्ता क्यूरेटर है, यंग है, और पिछली बार का जोश जो हम जीते हैं, तो मेरी तो दिल से दुआ है कि हम इस बार भी उसको रिपीट करें और यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले। वैसे दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिलता रहा है। तेज आउटफील्ड और छोटे ग्राउंड के चलते चौके छक्के की बारिश भी यहाँ खूब होती है। गेंदबाजी में तेज गेंदबाजों को मुश्किलातें पेश आती हैं, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ ही स्पिनर्स की भूमिका अहम हो जाती है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। 4 बार की विश्व चैंपियन इटली लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही है। इटली को बोस्निया और हर्जेगोविना ने पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी। टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पूर्व विजेता लगातार 3 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। पेनल्टी शूटआउट में बोस्निया ने इटली को 4-1 से हराने में सफलता पाई। बोस्निया और हर्जेगोविना ने इतिहास में दूसरी बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। 40 वर्षीय कप्तान एडिन जेको की अगुवाई में टीम अब ग्रुप बी में कनाडा, कतर और स्विट्जरलैंड से भिड़ेगी। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 से बराबर पर रही। तुर्की ने 24 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में जगह बना ली है। प्लेऑफ मुकाबले में तुर्की ने कोसोवो को 1-0 से हराने में सफलता पाई। पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद दूसरे हाफ की शुरुआत में केरेम एक्टुकोग्लू ने गोल करके टीम को जीत दिला दी। तुर्की ने आखिरी बार 2002 के विश्व कप में हिस्सा लिया था, जहां उसने तीसरा स्थान हासिल किया था। अब इस साल ग्रुप सी में उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे और सह मेजबान संयुक्त राज्य अमेरिका से होगा। 4 साल पहले तुर्कियों को प्लेऑफ सेमीफाइनल में पुर्तगाल से हार का सामना करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच फ्रांस और इटली ने अमेरिकी इजरायली सैन्य अभियानों का विरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक फ्रांस ने इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी, ताकि वो अमेरिका से युद्ध के लिए हथियार ले जाने वाले विमानों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करे। वहीं इटली ने अमेरिकी सेना को सिगोनेला एयरबेस का उपयोग करने से मना किया। हालांकि ट्रंप ने पहले ही फ्रांस पर आरोप लगाया था कि उसने इजराइल को सैन्य आपूर्ति ले जाने वाले विमानों को अपने क्षेत्र में उड़ने से रोक दिया है। उन्होंने फ्रांस के इस कदम को अमेरिका के प्रति बहुत ही गैर सहायक बताया था। वहीं स्पेन ने भी ईरान युद्ध से जुड़े अमेरिकी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया है और स्पष्ट किया है कि वो इस संघर्ष में सीधे सैन्य समर्थन नहीं देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप में नाटो सहयोगियों पर ईरान के खिलाफ 1 महीने से चल रहे युद्ध में मदद न करने के लिए आलोचना की थी, जिसके बाद नाटो और अमेरिका का मतभेद उभर कर सामने आए। ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को आज शाम संबोधित करने वाले हैं। भारतीय समय के अनुसार ये वक्त होगा कल सुबह 6:30 यानी सुबह 6:30 बजे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ईरान जंग के बीच ये पहली बार है जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ जारी संघर्ष को खत्म करने को लेकर साफ कर दिया कि अमेरिका जल्द ही ईरान से अपनी सेना वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका को संघर्ष खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिकी सेना ईरान छोड़ देगी। हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, इसलिए अमेरिका अब इस संघर्ष को लंबा खींचने के पक्ष में नहीं है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा। हालांकि ट्रंप ने संकेत भी दिए हैं कि संघर्ष खत्म होने से पहले एक डील भी हो सकती है। वहीं ट्रंप ने कुछ देशों को चेतावनी देते हुए कहा, आपको सीखना होगा कि खुद से कैसे लड़ा जाए।
अमेरिका हमेशा आपकी मदद के लिए नहीं होगा जैसे आप हमारे लिए नहीं होते। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।